नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। देखिए, इस सेगमेंट में हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं और 6 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। और अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे जिस तरीके से टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ख़त्म किया उससे बेटर वे में अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वैसे अभी तक 6 महीने का या 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के रखा होगा और पढ़ भी रहे होंगे चैनल से। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ उसी को फॉलो करना, क्योंकि रिवीजन करने के लिए जहाँ से एक बार रीडिंग हो चुकी है, दूसरी रीडिंग वो हेल्प ज़्यादा करती है, ठीक है। और 2 से 3 रीडिंग जरूर करें करंट अफेयर्स की। जैसे आप लोगों को पता है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको लिए बता दें, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि ये आपका तैयार है तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 रेटिंग, कम से कम 2 तो ले ही लें। अगर 3 नहीं हो पा रही हैं, 3 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 3 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और समय मिले तो फिर यहाँ से भी देख लेना, ठीक है। तो पहले हम इस सेगमेंट में हम लोग लेआउट क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पर 6 टॉपिक हैं जिसको हम लोगों को ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं वो पढ़ेंगे, यानी नेशनल न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आर्थिक घटनाएं पढ़ लेंगे, यानी इकोनॉमिक इशूज़ पे जो घटनाएं रहेंगी वो देख लेंगे। इंटरनेशनल देख लेंगे, ठीक है। यूपी स्पेशल, इसको इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगता है, जैसे चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, सम्मेलन, समिति, आयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी कैटेगरी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कैटेगरी दिख रही हैं? लगभग 6 कैटेगरी दिख रही हैं, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं नेशनल न्यूज़ से, और कोशिश करेंगे इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा है, 2 वीडियो में ये पूरा कर लेंगे हम लोग, ठीक। वैसे नेशनल न्यूज़ तो टॉपिक छोटा है, सबसे बड़ा टॉपिक तो इंटरनेशनल में आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। और अभी गांव आ गया हूँ तो 1-2 दिन डिले हो गया वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाएं से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020। देखिए, 2020 लिखा है तो इससे ये मत समझना कि ये पुरानी न्यूज़ है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना ये अवार्ड, ये अभी जून 2021 में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। तो करंट ही है, बिल्कुल रिसेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों को फैक्ट भी देखना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी चलेंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखी है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड, तो सिटीज़ को यहाँ पे हम लोग स्मार्ट कब कहेंगे, ये चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए। ये सिंपल सा मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल स्मार्ट कब बोल रहे हैं? जैसे आप मोबाइल परचेज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप? हार्ड डिस्क देखते हैं, उसका स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, और उसका स्पीड देखते हैं, यानी रैम देखते हैं, उसका प्रोसेसर देखते हैं, उसका ऑब्वियसली कंपनी तो देखते ही हैं, और उसकी एस्थेटिक वैल्यू। यानी इतनी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, तब जाके हम लोग सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, ये मोबाइल ठीक होगा। कहने का मतलब है कि कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो आप पहले से सेट किए रहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, या फिर ये चीज़ें होंगी तब जाके मोबाइल अच्छा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, आप उसको यहाँ से लिंक कर सकते हो कि कोई भी शहर स्मार्ट कब होगा, जिसमें ये कुछ चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर साइड में लिखा हूँ, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। और जिन शहरों ने इन फैक्टर्स पे काम किए होंगे तो वो स्मार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं वो देखो, यहाँ पे सीवेज है। सीवेज तो बहुत ज़रूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो गली हैं, जो नाले हैं, जो वेस्ट वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो सीवेज होता है। तो सीवेज बहुत ज़रूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में व्यवस्थित तरीके से हैं कि नहीं है, अगर ये चीज़ होगी तो फिर वो स्मार्ट सिटी के एक फैक्टर के रूप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव कैसा है, मतलब वहाँ का प्रशासन कैसा है। प्रशासन से सिटीजन्स को दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है दूसरे राज्य का कोई भी वहाँ पे जा रहा है तो पता चला पुलिस डंडा भाजने लगी। तो प्रशासन को यहाँ पे आप यहाँ पे गुड गवर्नेंस है यहाँ पे लिंक कर सकते हो। यदि गुड गवर्नेंस है उस शहर की तो ऑब्वियसली वहाँ का एग्जीक्यूटिव अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है। दूसरा चीज़ है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता कैसी है, ठीक है। इकोनॉमी, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा है, लोग रूरल एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर अर्बन में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जॉब में कितने लोग हैं, गरीब कितने लोग हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे अर्बन मोबिलिटी दिख रही है। अर्बन मोबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे रोडवेज से आप काउंट कर सकते हो कि वहाँ के रोड कैसे हैं, एक जगह से दूसरे जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, कन्वीनियंस है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है कि नहीं है। और रोड की स्थिति से तो शहर की पहचान होती है ना। तो ये टॉपिक, ये जो दिख रहे हैं पैरामीटर से मेंस में बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा फैक्चुअल हम लोग साइड देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड जो 2020 यहाँ पे मिला है, वो इंदौर को और सूरत को संयुक्त रूप से मिला है, यानी जॉइंटली मिला है, ठीक है। ये याद रखना है। पहला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा।
ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो 2020 मिला है वो मिला है इंदौर को और सूरत को, ठीक है। इंदौर कहाँ है, एमपी में, सूरत गुजरात में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा फैक्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेट कैटेगरी में भी हम लोग को देखना है कि यहाँ पे स्टेट, कौन से स्टेट ने सबसे अच्छा काम किया इन सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को स्टेट कैटेगरी में टॉप स्थान मिला है, ठीक है, ये टॉप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है। तीसरा पॉइंट को आप यहाँ पे मोस्ट स्मार्ट यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़, ठीक है। मतलब हम लोगों ने शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंदौर और सूरत देखा, और यूटी के बारे में पूछा तो चंडीगढ़ सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। स्टेट के बारे में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पढ़ा, 3 फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। चौथा फैक्ट है यहाँ पे इनोवेटिव, सबसे इनोवेटिव आइडिया जो अवार्ड मिला है वो इंदौर को मिला है, ठीक है, इंदौर को मिला है। चूँकि इनोवेशन इंदौर का अच्छा रहा होगा तभी उसको ये वाला अवार्ड मिला, पहला इंदौर और जो सूरत को संयुक्त विजेता मिला है संयुक्त रूप से, ये इनोवेटिव आइडिया की वजह से ही मिला है, ठीक। और लास्ट में है स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप। अगर लीडरशिप अगर भी शब्द रहा क्वेश्चन में तो आपको अहमदाबाद मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने फैक्ट पढ़ लिए, 5-6 फैक्ट पढ़ लिए, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे जितनी भी ये पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, सीवेज, एग्जीक्यूशन, कल्चरल, एनवायरनमेंट, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी प्राइज़ मिले हैं, लेकिन इतना सारा याद रखवाना आसान नहीं है। कुछ कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं जिसमें, जैसे कल्चर में जिसने सबसे अच्छा काम किया उसको अलग अवार्ड मिला गया, एग्जीक्यूशन में जिसका काम अच्छा है उसको अलग अवार्ड मिला, एनवायरनमेंट में जिसका काम है उसको अलग अवार्ड मिला। यानी कहने का मतलब है अलग अलग कैटेगरी में भी अवार्ड दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सैनिटाइजेशन, आजकल स्वच्छता का बहुत जोरों शोर से चलता है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो आपको याद रख लेना, तिरुपति, ठीक है, तिरुपति, याद रहेगा फैक्ट। और अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर में भी इंदौर ने ये प्राइज़ जीत लिया, कल्चर कैटेगरी में भी इंदौर विजेता है, और सैनिटाइजेशन में तिरुपति विजेता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, यानी ये इन्वायरमेंट कहाँ के इन्वायरमेंट की बात हो रही है, शहर के पर्यावरण की बात हो रही है ना, तो शहरी पर्यावरण जो सबसे बढ़िया रहा है वो भोपाल में रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप लोग नोट करते जाना, चाहो तो सिनॉप्सिस बनाते रहना, जैसे भी आप लोग कम तैयार करते हैं। मैं पीडीएफ तो भेज ही दूँगा, लेकिन पीडीएफ से उन्हीं को फ़ायदा होगा ना जिसने मतलब जो वीडियो देखा रहेगा, क्योंकि एक बार लेक्चर जो देखा रहता है वो पीडीएफ आसानी से समझ लेता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ ना साथ में, तो आसानी हो जाती है समझने में, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए दूसरे टॉपिक पे चल। दूसरा टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। देखो उच्च शिक्षा में जो सर्वेक्षण हुआ है उसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों को देख लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा, ठीक है, फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली हैं। अपने शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। और ये सर्वे जो किया गया है ये 5 साल के लिए किया गया है, ठीक है। मतलब 2015-16 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2015-16 से ये 2019 और 20 की स्थिति इसमें देखी गई। यानी इस ड्यूरेशन में, इस कार्यकाल में कितना इनरोलमेंट हुआ, कितना एडमिशन हुए हायर एजुकेशन में, ठीक है, कितना इनरोलमेंट हुआ और कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ये चीज़ें हम लोग को 2-3 फैक्टर देखना है बस। यहाँ पे जी आर आपको लिखा हुआ देखता है, जी आर मतलब होता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी सकल प्रवेश दर, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्री की देखेंगे जी ई आर, और वृद्धि कितनी हुई, मतलब 2015-16 में कितना था और 2019 और 20 में कितना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अलग अलग देखेंगे, ये तो हम लोग यहाँ पे एवरेज देख लेंगे कंट्री का, ठीक है। फिर बॉयज़ का कितना एनरोलमेंट हुआ और गर्ल्स का कितना एनरोलमेंट हुआ, बस यहाँ पे 5-6 फैक्ट देखना है। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑप्शंस आते हैं ना बहुत नज़दीक में भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट याद रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कंट्री का है, कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो है 27.1%, ठीक है, 27.1%। और ये कब की स्थिति है, ये 2019 सर्वे के बाद की स्थिति है, ठीक है। यानी 19-20 में जो यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे जी ई आर है वो 27.1 है। तो वृद्धि तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें 15 और 16 की स्थिति पता हो, ठीक है। 2019 और 20 की स्थिति तो हमने देख ली 27.1%, 15-16 में क्या स्थिति थी ग्रॉस ई आर की, तो ये स्थिति थी 24.5% की, ठीक है। अब आप क्लियर है यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, तो 27.1 से 24.5 घटा दो तो यहाँ पे वृद्धि निकल आएगी, यानी 2.6%, ठीक है, 2.6% की वृद्धि हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.6% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये भी सेपरेटली याद रखना है
और ये भी सेपरेटली याद रखना है। 2.6% का मतलब है कि इन 5 साल के दौरान लड़के और लड़कियों में जो एडमिशन हुए, वृद्धि हुई, वो 2.6% है। ठीक है, अब इन 27% में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं ये देख लेना है। तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अलग अलग भी पूछ सकता है और गर्ल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसी में बॉयज़ का पूछें तो बॉयज़ का, अब देखो एवरेज 27.1% है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का लगभग इसी के अराउंड होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज जब लोगे तो वो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉइस का जो है यहाँ पे 26.9%। ठीक है, और गर्ल्स का जो GER है वो है 27.3%। आपको ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, अगर वन लाइनर में एक क्वेश्चन आया तो सिंपल सा पूछ लेगा वृद्धि कितनी हुई, GER कितना है। अगर कूट में क्वेश्चन आया ना, तो कूट में जानने के लिए हम लोग को और भी फैक्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कूट में आप लोग जानते हैं कोडिंग वाले क्वेश्चन, उसमें 2-3 स्टेटमेंट रहते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोड में आएगा क्वेश्चन, कूट में आएगा, तो यहाँ पे SC और ST का ज़रूर पूछेगा वो। ठीक है, कि SC में कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है यार, ST में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SC का डेटा भी देख ले रहे हैं और ST का भी डेटा देख ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्ट लिख रहा हूँ ताकि एक पॉइंट और बता सकूँ। यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 23.4% है, पहली चीज़। और शेड्यूल ट्राइब का जो यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो है वो 18% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे SC का एनरोलमेंट, SC में जो लड़के लड़की थे उनका एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ ST की अपेक्षा। ठीक है, तो ये कोर्ट में आ सकता है, तो यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, 4-5 फैक्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है। ठीक है, यदि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में लिंग समानता सूचकांक पूछे, यानी GPI, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, समझ जाएंगे, हिंदी में लिख दें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें भी तो हो सकता है ना, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यानी क्लास में लड़के भी हैं लड़की भी हैं, अगर लड़के लड़की बराबर हैं तो रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़की ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं तो रेशियो 1+ चला जाएगा, है ना, 1+ चला जाएगा। और लड़के ज़्यादा हैं लड़के कम हैं तो लेस देन 1 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे लिंग समानता सूचकांक कितना है, लेकिन मैं यहाँ पे कब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक कितना है, पहले 1 था। ठीक है, पहले 1 था, पहले का मतलब है 2015-16 में, और अब कितना हो गया, अब स्थिति हो गई अच्छी। ठीक है, 0.01। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, गर्ल्स का एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है, बॉयज़ का कम हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग समानता सूचकांक हायर एजुकेशन में कितना है, >1 मारोगे। ठीक है, अगर कूट में भी आ जाए तो मार देना। ठीक है, आगे बढ़ें। तो बस इसमें इतने ही पॉइंट्स थे। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट O2 दिख रहा, ये तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बात होनी है, और कोविड-19 से क्या स्थिति हुई है ये हम लोगों को समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी एक समय पे, कि जब हॉस्पिटल के सामने लोग आके बिल्कुल गिर जा रहे थे, मर जा रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति फ्यूचर में ना आए, इसलिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा, तो आप आराम से समझते हैं कि यहाँ पे O2 का प्रोडक्शन किया जाएगा, सिलेंडर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए इस प्रोजेक्ट में होना क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर बनाने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट कंप्रेसर बना। ठीक है, कंप्रेसर का निर्माण होगा, यहाँ पे O2 का प्रोडक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेटर, ये सब न्यूज़ में पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। वेंटिलेटर तो थे ही नहीं, है ना, वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है फिर मौत है। वेंटिलेटर तो बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज थी, ऑक्सीजन ही नहीं थी। ठीक है, वेंटिलेटर तो मिलना बड़ा मुश्किल था। तो बस इसकी सप्लाई प्रॉपर होती रहे, इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, इमरजेंसी के टाइम पे भी सप्लाई होती रहे प्रॉपर तरीके से, बस उसी लिए प्रोजेक्ट O2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर डीप ओशन मिशन से आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, इस पर हम लोग MCQ कर चुके हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज किए हैं, अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज होने वाले हैं आप लोगों के। आप लोगों को मैं याद दिला दूँ तो यहाँ पे आपने कुछ पनडुब्बियों के नाम पढ़े थे। ठीक है, जो डीप ओशियन मिशन के लिए यहाँ पे बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पनडुब्बी याद रखना। तो पनडुब्बी हमें कमेंट करके बताना कि कौन सी पनडुब्बी, 2 पनडुब्बी हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी यहाँ पे सबमरीन लिख दे रहा हूँ मैं, 2 सबमरीन पढ़ी थी जो डीप ओशियन मिशन के लिए यहाँ पे फंक्शन के लिए बनाई जा रही थी। ठीक है, तो बताइएगा। और यहाँ पे होना क्या है, सिंपल सा है, यहाँ पे रिसोर्स खोजा जाएगा। ठीक है, रिसोर्स खोजा जाएगा, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर देखा जाएगा, ओशन एनर्जी को
यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। और पेयजल उत्पादन का अगर कुछ हो, एक तरह से हम लोग यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सिंपल सा फंडा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी का भी एक्सप्लोरेशन करेंगे, मिनरल्स का एक्सप्लोर करेंगे, ओशन एनर्जी यदि उस जगह पे होगी तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मतलब एक तरह से एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम है ये। और ये एक्सप्लोरेशन होगा क्या, उसके लिए एक जहाज़ चाहिए ना भाई, ठीक है। तो इस मिशन में सिंपल सा ये सारे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज एक्सप्लोर करा लेना और इसको ब्लू इकोनॉमी से लिंक कर देना, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी भी याद रखना। अगर ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन आए तो अब तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट इस पर कितना खर्च कर रही है कितना नहीं कर रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका बस सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हाँ होने वाला क्या है। साधारण अगर शब्दों में बात करें तो एक तरह से समुद्र को खोदने का प्रोग्राम है, ठीक है। और समुद्र में जो मिलेगा वही हमारा रिसोर्स है, ठीक है। तो समुद्र के तल को खुदाई का प्रोग्राम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। इस सूचकांक में बस इतना ही यहाँ पे बताया गया है कि एनीमिया से लड़ने के लिए कौन से स्टेट ने मतलब कैसा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे रैंकिंग हम लोग बस देख ले रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम किसने किया। तो यहाँ पे एमपी को याद रखना, ठीक है। एमपी का स्थान सूचकांक में पहला है, ठीक है। और दूसरा है उड़ीसा का। और एनीमिया तो समझते होंगे ना, एनीमिया होता क्या है, मतलब आपके खून में, हमारे खून में, किसी के भी खून में, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है ना, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं, आरबीसी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा बॉडी में, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगा, तो ये एनीमिया होता था। और इसमें अभी एमपी का स्थान पहला है, ठीक है। और दूसरा दूसरा उड़ीसा का नाम याद रखना बस, और इसमें ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है ये। और एसडीजी आपको याद आ रहा होंगे, एसडीजी कितने हैं, मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कराऊंगा, 17, ठीक है। सब गोल्स कितने हैं, 169, ठीक है। और आपको 17 के 17 याद होने चाहिए, क्योंकि अब इसका इंडेक्स भी आ गया है। और हर कैटेगरी में जो 17 गोल है ना, हर गोल पे किसने, किस राज्य ने कैसा काम किया, सबकी रैंकिंग अलग अलग है। तो याद करना फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले 17 तो याद हो तब तुम्हें पता चले। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेना कि हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस में भी बहुत काम आने वाला है वो। और यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य में इंडेक्स में जो टॉपर रहेगा, उस टॉपर का मतलब है कि उस शहर ने या फिर उस राज्य ने इन 17 गोल्स पर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 17 के 17 पे अच्छा काम किया है। और जो लूज़र रहेगा उसका मतलब क्या है कि ये जो 17 एसडीजी हैं उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है या फिर बहुत कम काम हुआ है। तो पहले हम आपको वो दिखा दें, आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा दें। ये 17 गोल्स थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज करते रहना। जैसे पहला गोल हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ पे नो पॉवर्टी का है, ठीक है। दूसरा जीरो हंगर का, भुखमरी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो तीसरा गोल था। चौथा था क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी पाँचवा। सातवां हम लोग पढ़ते रहते थे ग्रीन एनर्जी। तेरह हम लोगों ने खूब पढ़ा है क्लाइमेट एक्शन का, ठीक है। तो इन सभी पे सब स्टेटों की अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ओवरऑल वाली देख ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो 17 में अलग अलग कैटेगरी की रैंकिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ठीक। क्योंकि 17 के 17 याद रखना भी आसान नहीं है। खासतौर से अगर कहीं यूपी का नाम होगा तो यूपी वाला ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टॉपर्स देख ले रहे हैं, ठीक है, और लूजर्स देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा काम किसने किया एसडीजी में, तो वो है एसडीजी में जो रैंकिंग सबसे अच्छी है वो आपको केरल याद रखना है, ठीक है। टॉप किसने किया, केरल ने। और फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये दूसरे स्थान पर दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हैं आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चलेगा ना, और गोवा, ये भी यहाँ पे संयुक्त रूप से हैं। तो यहाँ पे यदि इसको याद नहीं रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको याद नहीं रख पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ज़रूर याद रखना। लेकिन क्वेश्चन वैसे में आजकल फॉर्मेट भी बदल रहा है ना, ऐसे करके पूछ लेता है। यहाँ पे एक स्टेट का नाम लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा, फिर ऐसे करके देखेगा। तो वो ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, मतलब घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में पूछता है ना उस तरीके का, तब वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा याद रखे रहे ना। और सबसे सबसे गंदा काम जिसका एसडीजी में, सबसे लूज़र जो है, सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाला जो है वो बिहार है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार याद रखना, फिर झारखंड, ठीक है, झारखंड। और यहाँ पे हम लोग तीन तीन डिस्कस कर ले रहे हैं, और असम। सबसे गंदी स्थिति बिहार की, फिर उसके बाद झारखंड की, फिर असम की, ठीक है। और टॉपर्स में है। तो ये तो यहाँ पे टॉपर्स और लूजर की बात हो गई। यहाँ पे और क्या फैक्ट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। मान लो ये कुछ भी नहीं पूछा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा कि एसडीजी में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से स्टेट को हुआ, तब भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो किसको हुआ, मिज़ोरम को, ठीक है। ये भी याद रखना है, मिज़ोरम को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मिज़ोरम को।
ठीक है। और अगर इंडिया की ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स पूछे, रैंकिंग कितनी है एसडीजी में, भारत की स्थिति क्या है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओवरऑल रैंकिंग मतलब सतत विकास लक्ष्यों में रैंकिंग क्या रही, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितना है, 117, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। 117, ठीक है, मैं बड़ा वाला लिख दे रहा हूँ 117। और ये स्थिति 2020 की है, ठीक है। एसडीजी 2020 में रैंकिंग जो है वो 117, यही सबसे रिसेंट भी है। अगर कूट में क्वेश्चन आ जाएगा तो कूट में तो फिर ये ज़रूर पूछेगा कि 2020 में जो स्थिति थी वो 2019 से अच्छी है या फिर बुरी थी, इस तरह का क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे हम लोग 2019 की भी रैंकिंग जान लेते हैं ना, तो आइडिया हो जाएगा कि इम्प्रूवमेंट किया है कि हम लोग डाउनफॉल हुए हैं। तो जो 2019 में हम लोग की रैंकिंग थी 115। अब आपको आइडिया लग रहा है कि 2020 में हम लोग की स्थिति 2 पॉइंट डाउन हो गई है। तो भैया ये 2 पॉइंट भी याद रखना है, ऐसे पूछ लेगा कि सतत विकास लक्ष्य में भारत अभी कितने स्थान पिछड़ गया, तो आपको 2 स्थान पिछड़ गया ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। 2 स्थान, अब 2 स्थान याद रहेगा तो 115 और 117 आराम से याद हो जाएगा। और ये रैंकिंग बनती कितनी है, कितने देशों में, यूएन में कितने मेंबर है, 193, ठीक है। तो 2019 में 115 रैंकिंग थी और 2020 में 117/193, ये रैंकिंग रही है इंडिया की, ठीक है, किसमें, एसडीजी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कूट में क्वेश्चन आया तो ब्रिक्स देशों का जरूर पूछेगा या फिर पड़ोसी देशों की स्थिति जरूर पूछता है। देखिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ें। हम लोग एस डी जी पे इतना पढ़ते हैं और पता चला एक फैक्ट ऐसा है जो 90% हम लोग एस डी जी पे पढ़े थे और क्वेश्चन आ गया 1% से 2% से, और जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो यहाँ पर रटना नहीं है बिल्कुल भी, बस हम लोगों को मोटा मोटा जान लेना है कि हमारी स्थिति एस डी जी में पड़ोसियों देश से अच्छी है या फिर बुरी है, बस इतना जानना है। बाकी हमें रैंक याद नहीं रखना है किसी भी देश की, पड़ोसी देश की, ठीक है। तो हमारी इंडिया की जो स्थिति है वो पड़ोसी देशों से भी बेकार है। और पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे, भूटान है, ठीक है तो बहुत, लेकिन यहाँ पे स्थिति किस किस से बेकार है ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जरूर रहेगा, नेपाल डाल देगा, भूटान डाल देगा, श्रीलंका डाल देगा, ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश। मतलब एसडीजी में भूटान की स्थिति अच्छी है, नेपाल की स्थिति अच्छी है, श्रीलंका की स्थिति अच्छी है, बांग्लादेश की भी स्थिति अच्छी है हमसे, यानी इंडिया से, ठीक है। तो मैं इसको ग्रेटर देन का निशान लगा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे पाकिस्तान मैंने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान नहीं लिखा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पक्का ऐसा पूछ सकता है कि 3 ऑप्शन यहाँ से डालेगा, ठीक है, और एक ऑप्शन पाकिस्तान डाल देगा, अफगानिस्तान डाल देगा, और पूछ लेगा कि इंडिया की स्थिति इन चारों में से किस से बेटर है, अच्छी है, तो आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। उल्टा भी पूछ लेगा, चार बेकार वाली स्थिति वाले दे देगा और एक अच्छी वाली स्थिति वाला पूछ लेगा, तो उल्टा भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेट में हम लोगों ने देखा था सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसने किया था, केरल ने किया था, हिमाचल प्रदेश ने किया था। तो ये तो स्टेट वाइज हो गया, बेकार भी देख लिया, बिहार ने और झारखंड ने बहुत बेकार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया एसडीजी में। लेकिन यहाँ पे यूटी पूछ लेगा, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सबसे अच्छा किसने काम किया, तो वो चंडीगढ़ याद रखना, ठीक है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से याद आया कि हम लोगों ने फैक्ट अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा, कौन सा फैक्ट पढ़ा था, स्मार्ट वाला, स्मार्ट सिटी अवार्ड भी चंडीगढ़ पाया है, ठीक है। स्मार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड, ठीक है। मुझे याद है 2-3 साल पहले जब पीसीएस ने रैंक ना पूछ के स्कोर पूछा था, एसडीजी में स्कोर कितना आया, तो फिर सबके कान खड़े हो गए थे, क्योंकि इस तरह का हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, स्कोर नहीं पढ़ते हैं, स्कोर हमेशा 100 में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो स्कोर हम लोगों का इंडिया का जो है वो 61.9 है, ठीक है। इसी पे जो रैंकिंग बनी है वो 117 बनी है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि इसको याद रखो, फिर भी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि एक बार ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कठिन है तो फिर सबके लिए कठिन है ना, सबके लिए कठिन है, अगर गलत होगा तो सबका होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें, इनका स्क्रीनशॉट लेना और 17 के 17 याद रखना। देखो यहाँ पे 17 कैटेगरी हैं और यहाँ पे 17 कैटेगरी के अलग अलग अवार्ड हैं। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 17 के 17 याद रखो, क्योंकि याद रख भी नहीं पाएंगे ना, इतना इतना नहीं है, इतना रिटेंशन पावर कहाँ इंसान का होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको ऐसे देखना है जो ऑप्शन लगता नहीं है, मतलब जो स्टेट लगता नहीं है कि ये काम कर सकता है, लेकिन वो आंसर है उसका। यानी हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं लैंगिक समानता की, यानी हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, गोल नंबर 5 यहाँ पे दिख रहा है, मैं जूम कर दूँ, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गोल नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ।
और यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है इस वाले सूचकांक में, तो आप क्या लगाएंगे, मतलब यहाँ पे बहुत कम चांस है कि छत्तीसगढ़ को आंसर आप लगाएं, लेकिन इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। यहाँ याद रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है शायद ब्लर हो रहा है ना, कोई नहीं, आप मैं बोल दे रहा हूँ ना साथ में, छत्तीसगढ़ जेंडर इक्वलिटी के मैटर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। इसको केरल या तमिलनाडु नहीं लगा देना, साउथ का कोई स्टेट नहीं लगा देना। तो यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम इन करूँ पहले। नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं पे जो सबसे अच्छा काम किया वो तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, तमिलनाडु का। तो पहले वाले एस डी जी गोल नंबर 1 के लिए तमिलनाडु याद रखना। जीरो हंगर के लिए जो सबसे बढ़िया काम किया वो केरल ने काम किया, ठीक है। केरल ने काम किया, केरल तो ओवरऑल भी है, ठीक है, केरल ओवरऑल भी है और दूसरे नंबर पर भी इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, ठीक। तीसरा नंबर का जो गोल है यानी बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण का, इस पे काम गुजरात ने किया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल नहीं लगा देना, गुड हेल्थ को देख के केरल पहले सबसे पहले मारोगे, ठीक है, लेकिन केरल का स्थान नहीं है। एसडीजी नंबर 3 पे जो काम किया सबसे बढ़िया वो गुजरात ने किया है, ठीक। केरल नहीं लगाना है। अगर कोर्ट में क्वेश्चन आया तो पक्का ऐसे पूछेगा, क्वालिटी एजुकेशन पे केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और पाँचवा नंबर, ठीक है। बाकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं और कल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। वीडियो छोटा बनाने का एक कारण और है कि आप लोग से हमें थोड़ा सा रिव्यू भी चाहिए था कि इस तरह का, मतलब इस तरीके से जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में अभी जैसा पढ़ा हम लोगों ने, तो थोड़ा सा बताइएगा कि अगर ठीक है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपनाऊँ, ये मतलब वही जो MCQs करते हैं वैसे ही किया जाएगा, है ना। मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा था तो मैंने फिर ऐसे स्टार्ट किया। आप लोग बताइएगा थोड़ा कमेंट करके, ठीक है, तो मुझे थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो फिर आगे शुरुआत किया जाएगा उसी हिसाब से। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।